टीवी, आपकी आवाज। राजशाही से राजपथ तक, शाही सिंहासन से सियासत तक, ये सफर, ये फैसले आसान नहीं होते। लेकिन आजादी के बाद कई राजवंश राजनीति में आए। कुछ को कामयाबी मिली तो कुछ सियासत के दाव पेच में उलझकर अपने महलों में लौट गए। एक शाही खानदान ऐसा भी है जिसकी 3 पीढ़ियां 60 साल से राजशाही छोड़कर राजनीति कर रही हैं। केवल एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति इस देश का। नमस्कार, मैं हूं ओमपुरी। आज मैं आपको दिखाऊंगा लोकतंत्र के सबसे बड़े राजवंश सिंधिया वंश की कहानी। ग्वालियर। यह है ग्वालियर का जय विलास महल, जो आजादी के बाद रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ बन गया था। शाही रियासतों को जोड़कर मध्य भारत नाम का एक राज्य बना। इन रजवाड़ों के राज प्रमुख थे ग्वालियर के आखिरी महाराज जीवाजीराव सिंधिया। 31 अक्टूबर 1956 को ये शाही रियासतें मध्य प्रदेश में मिला दी गईं। 1957 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। ग्वालियर और आसपास के इलाकों में हिंदू संगठनों के बढ़ते असर से कांग्रेस परेशान थी। इसके पीछे वजह थे ग्वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया। अब तक सिंधिया वंश से कोई राजनीति में नहीं उतरा था, लेकिन वोटों पर शाही खानदान के असर से कांग्रेस भी वाकिफ थी और विपक्षी दल भी। चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश आए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिंधिया रियासत की शानो शौकत से काफी प्रभावित थे। पुरानी ग्वालियर रियासत में लोकसभा की 8 और विधानसभा की 60 सीटें थीं। इन्हीं सीटों के लिए कांग्रेस महाराज जीवाजीराव सिंधिया के असर का फायदा उठाना चाहती थी। महाराज सिंधिया कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहते थे। कांग्रेस को लगने लगा कि वो हिंदू महासभा में शामिल हो जाएंगे और सभी सीटें हाथ से निकल जाएंगी। जीवाजीराव पर कांग्रेस की ओर से हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव न लड़ने का दबाव बढ़ रहा था। जीवाजीराव राजनीति से दूर रहना चाहते थे। ग्वालियर में जब कांग्रेसी नेताओं का दबाव बढ़ा तो जीवाजीराव की पत्नी राजमाता विजयराजे सिंधिया दिल्ली पहुंची। उन्होंने यहां नेहरू से मुलाकात की और उनको कहा कि उनके पति राजनीति में नहीं आना चाहते। पंडित नेहरू ने विजयाराजे को अपने पति की बात रखने के लिए गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री से मिलने के लिए कहा। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने विजयाराजे से कहा कि वो ग्वालियर के महाराज को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी करें। जब विजयाराजे नहीं मानी तो कांग्रेस ने उनके सामने एक दूसरा प्रस्ताव रखा जिसे वो ना नहीं कह पाई। जीवाजीराव सिंधिया वो कांग्रेस के इतने फेवर में नहीं थे और वो पक्के थोड़े हिंदू महासभा को सपोर्ट करते थे। वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन नेहरू जी के विशेष आग्रह की वजह से राजमाता को खड़ा होना पड़ा। सियासी शतरंज पर पंडित नेहरू का पासा सही पड़ गया। उन्होंने घुमा फिरा कर विजयाराजे सिंधिया को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए राजी करवा लिया। आजादी के बाद लोकशाही में सिंधिया वंश की यहीं से शुरुआत हुई। सिंधिया की रियासत का हिस्सा रहे गुना से विजयाराजे ने कांग्रेस के टिकट से पर्चा भरा। विजयाराजे के मैदान में आते ही कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया। ग्वालियर की महारानी ने हिंदू महासभा के उम्मीदवार को 60,000 वोटों से मात दे दी। विजयाराजे सांसद बनी, लेकिन वो दिल्ली में कम और ग्वालियर में अपने परिवार के पास ज्यादा रहती। इसी तरह 5 साल गुजर गए। उस जमाने की बात यह थी कि कोई ये लिख दे कि राजमाता समर्थित उम्मीदवार तो चुनाव जीत जाता था।
केवल लिखवा दे राजमाता समर्थित। जो विधानसभा के प्रत्याशी लड़ते थे चुनाव तो लिख देते थे पत्र, राजमाता लिखती थी कि मैं फलाने आदमी को मैं विधानसभा क्षेत्र से खड़ी कर रही हूं, आप कृपा करके उनको अपना सपोर्ट, तो वो जीत जाता। लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। विजयाराजे ने फिर जवाहरलाल नेहरू से चुनाव न लड़ने की पेशकश की, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। इस बार ग्वालियर से राजमाता को चुनाव लड़वाया गया और वो भारी बहुमत से जीती। उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का दबदबा था। डीपी मिश्र उस वक्त इंदिरा गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। 1966 में ग्वालियर के छात्र आंदोलन में विजयाराजे और डीपी मिश्र के बीच मतभेद काफी बढ़ गए। मुख्यमंत्री डीपी मिश्र आंदोलन को कुचलने पर आमादा थे, जबकि ग्वालियर का सांसद होने के नाते विजयाराजे खुलकर छात्रों के समर्थन में खड़ी थीं। आखिरकार डीपी मिश्र को झुकना पड़ा। ग्वालियर की राजमाता 2 वजह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा से नाराज थीं। पहला सरगुजा महाराज के महल पर पुलिस भेजकर उन्हें अपमानित करने का मामला था। दूसरा, छात्र आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 2 छात्रों की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गया था। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कहकर विजयाराजे की शिकायत को टाल दिया। वो नाराज हो गईं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ। विजयाराजे ने 1966 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में उन्होंने एक साथ लड़ने का फैसला किया। करेरा विधानसभा क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर और गुना लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विजयाराजे ने चुनाव लड़ा। इसी दौरान चुनाव प्रचार के लिए विजयाराजे के साथ उनके बेटे माधवराव सिंधिया और बेटी उषा राजे चुनाव प्रचार में दिखे। राजनीति के अखाड़े में पहली बार राजमाता राजकुमार के साथ आई थीं। जनता ने उन्हें अपनी सिर आंखों पर बैठाया। वो दोनों जगह से चुनाव जीत गईं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो जनसंघ ने विधानसभा में राजमाता विजयाराजे सिंधिया को विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और विजयाराजे ने जनसंघ की ओर से विपक्ष के नेता का पदभार संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र से अनबन पहले जैसी ही बनी रही। कांग्रेस के अंदर का एक खेमा डीपी मिश्र को हटाने के लिए काम कर रहा था और इसमें सबसे आगे थे रीवा रियासत के जागीरदार और कांग्रेसी गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण 35 विधायकों के साथ जनसंघ के साथ आने को तैयार थे। डीपी मिश्रा केवल राजमाता को नाराज किया ऐसा ही नहीं, कांग्रेस में भी उनसे एक बड़ा वर्ग नाराज था। तो उन लोगों की नाराजगी का लाभ उठाकर गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस में विद्रोह हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा था। सिंधिया राजवंश का कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक सरकार को गिराने और उसे बनाने की भूमिका में था। विजयाराजे सिंधिया किंग मेकर बनने जा रही थीं। काफी सियासी हंगामे के बाद द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिर गई। 153 विधायकों ने मिलकर बहुमत साबित कर दिया। गोविंद नारायण मुख्यमंत्री बने और राजमाता विजयाराजे सिंधिया सदन की नेता। डीपी में सब परेशान थे कि ये कैसे इससे पिंड छूटे। एकदम से 36 राजमाता के प्रभाव में एमएलए लेके हम लोग भाग के लेके आए थे ग्वालियर। 2 हमारे भाग भी गए थे, उसमें से गहलोत जो आजकल हैं प्रभुदयाल गहलोत, वो भाग गए थे। उनको छिपा के फिर लाए भोपाल, यहाँ स्पीकर के सामने और गवर्नर के सामने जब अपने पानी बरसते में राजमाता ले गई उनके, तब जाके गवर्नमेंट बनी। मध्य प्रदेश में द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरने से कांग्रेस आला कमान बौखला गया। वो किसी भी तरह से सत्ता में वापसी करने की सोचने लगी। कांग्रेस हाई कमान के मनाने पर गोविंद नारायण सिंह अपने गुट के साथ वापस पार्टी में चले गए। गोविंद नारायण के साथ समझौते की सरकार 20 महीने तक ही चली। एक बार फिर विजयाराजे के ऊपर कांग्रेस में वापसी का दबाव बनने लगा। 1971 का साल सिंधिया वंश के लिए कई समाचार लेकर आया। 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन कर प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। अब राजघरानों को मिलने वाला आजीवन वेतन बंद हो गया। सिंधिया राजवंश और दूसरे रजवाड़ों में प्रिवी पर्स को लेकर गुस्सा था।
इंदिरा सरकार के रवैये ने राजवंशों को उनका विरोधी बना दिया। विजया राजे ने इंदिरा के इस कदम को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। जनसंघी रजवाड़ों की मान मर्यादा बचाए रखने के हिमायती थे। ऐसे में राजमाता ने अपने बेटे माधवराव को राजनीति में उतारने का फैसला किया। माधवराव सिंधिया ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके हिंदुस्तान लौट चुके थे। उनका ज्यादातर वक्त मुंबई में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बीतता था। विजया राजे ने अपने बेटे के सियासी भविष्य के लिए हिंदूवादी नेता और अपने सहयोगी संभाजीराव आंग्रे से सलाह ली। सरदार आंग्रे की राय पर राजमाता ने माधवराव को जनसंघ की सदस्यता दिलवा दी। माधव सिंधिया भी प्रतिभाशाली थे। वो वहां से आए और राजमाता जी जब तक जनसंघ की एमपी बन गई थी तो इन्होंने भी जनसंघ ही ज्वाइन किया और ये दोनों लोग जनसंघ के टिकट पर लोकसभा के सदस्य बने। 1971 में माधवराव जनसंघ के टिकट पर गुना की लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे और उनका मुकाबला था कांग्रेस के दिग्गज नेता देशराज कृष्णाराव जाधव से। 26 साल के माधवराव सिंधिया ने जाधव को 1.5 लाख वोटों से पस्त कर दिया। 1971 का साल माधवराव के लिए एक और बड़ी वजह से खुशी लेकर आया। सिंधिया वंश की अगली पीढ़ी का वारिस मिला। माधवराव और माधवी राजे की बड़ी बेटी चित्रांगदा के बाद 1 जनवरी 1971 को मुंबई में बेटे ज्योतिरादित्य का जन्म हुआ। माधवराव संसद पहुंचकर देश की राजनीति का पाठ पढ़ने लगे। हालांकि वो जनसंघ के राष्ट्रवादी मुद्दों पर शायद ही कभी सदन में बोले हों। इंदिरा सरकार पर हमला करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को वो सदन में उठाते रहे। कुछ साल जनसंघ में रहने के बाद राजनीति की नई राह पर निकलने वाले थे माधवराव। हिंदुत्ववादी विचारधारा से माधवराव सिंधिया का मेल ज्यादा नहीं चल पाया। 1975 में इमरजेंसी के वक्त राजमाता विजया राजे जेल में थी। माधवराव पर भी गिरफ्तारी का दबाव था। वो असमंजस में थे, कांग्रेस में जाएं या नहीं। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। विजया राजे को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। विजया राजे जब ग्वालियर लौटी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर के जयविलास पैलेस और दिल्ली के राजपुर रोड बंगले पर पुलिस के छापे पड़े। इमरजेंसी की सुबह माधवराव मुंबई में गोल्फ खेल रहे थे। माधवराव को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके दोस्तों ने उन्हें नेपाल भेज दिया। इंदिरा गांधी को का भी अंदाजा था कि ये लोग टूट जाएंगे, तो राजमाता जी ने खुद सलाह दी माधवराव सिंधिया को और वो एस्केप होके नेपाल चले गए। नेपाल में उनकी ससुराल थी और राजमाता जी तिहाड़ में रहीं। इमरजेंसी के दौरान कुछ वक्त के लिए विजया राजे को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। 19 महीने की जेल के दौरान राजमाता की गिरती सेहत से उनकी बेटियां उषा राजे, वसुंधरा और यशोधरा राजे परेशान थी। भाई माधवराव को नेपाल से आने की इजाजत नहीं थी। विजया राजे के राजनीति से दूर रहने की शर्त पर इंदिरा गांधी ने माधवराव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस ने एक और दांव चला। विजया राजे को सियासत से दूर रखने के लिए माधवराव पर कांग्रेस में शामिल होने का दबाव डाला गया। इंदिरा सरकार ने सिंधिया को उनकी सारी शाही जायदाद और उनकी संपत्तियों को हड़पने का भी डर दिखाया। जब राजमाता महाराज के मतभेद हुए तो कांग्रेस ने भी रोल अच्छा अदा किया उसमें, खूब जानबूझ के, जैसे कहते हैं आगे में घी डालना, वो भी किया था। जानबूझ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने राजमाता पे केस लगवाना। जैसे आपको ने बताया ना कि इंदिरा गांधी कहती थी कि मैंने बहुत परेशान किया, अपनी झुकी। कितने केस लगे, इतनी मोटी फाइल थी, हम लोगों को चोरी डकैती सब लग गई थी हम लोगों को। राजमाता विजया राजे को इस बात
का एहसास हो गया था कि उनके बेटे माधवराव कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ माधवराव के झुकाव को विजयाराजे भांप गई थी। वो अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार सरदार आंग्रे के साथ माधवराव से मिलने दिल्ली पहुंची। दोनों ने मिलकर माधवराव को खूब समझाया। माधवराव कांग्रेस में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आ गए। विजयाराजे 1977 का चुनाव नहीं लड़ी। हालांकि माधवराव को जिताने के लिए उन्होंने उनका समर्थन जरूर किया। 20 मार्च 1977 को चुनाव नतीजे आए। कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। मध्य प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 37 पर जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। ग्वालियर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर माधवराव सिंधिया की जीत हुई। इंदिरा गांधी को लगा कि मध्य प्रदेश में जनसंघ के प्रभाव को काबू करने के लिए माधवराव का इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। मित्रता के नाते को संजय गांधी चाहते थे ज्वाइन कर ले, तो 79 में इन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1980 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब तक ये कांग्रेस में आ चुके थे। राजमाता जनसंघ के संग चली गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। साल 1978 में हर साल की तरह ग्वालियर की इन सड़कों पर विजयदशमी का जुलूस निकल रहा था। सिंधिया वंश के महाराज माधवराव पूरे शान और शौकत के साथ शहर का चक्कर लगा रहे थे। शाही जुलूस में माधवराव को एक संदेश मिला। कांग्रेस नेता डॉक्टर रघुनाथ राव पापड़ीकर ने उन्हें कांग्रेस में आने की पेशकश की। कहा, शुभ मुहूर्त है, एक बार कांग्रेस में आकर तो देखिए। माधवराव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यहीं से उनके मन में कांग्रेस एक विकल्प बनकर उभरी। हालांकि माधवराव ने कुछ साल तक इस पर फैसला नहीं लिया। माधवराव 1977 का चुनाव तो जीत गए, लेकिन जिस पार्टी की तरफ वो जा रहे थे उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता को चुनौती देने के लिए उनकी अपनी मां विजयाराजे खड़ी हो गई। यानी इंदिरा गांधी के सामने विजयाराजे सिंधिया, एक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक वंश, दूसरा देश के बड़े राजशाही का वंश। अक्टूबर 1979 को केंद्र में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार गिर गई। जनवरी 1980 में चुनावों का ऐलान हुआ। जनता पार्टी ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ विजयाराजे को उतारने का फैसला किया। रेडियो पर यह खबर सुनकर माधवराव सकते में आ गए। वो सीधे विजयाराजे से मिले और अपना फैसला बदलने के लिए कहा। इसके पीछे वजह थी माधवराव के इंदिरा और संजय से बेहतर होते रिश्ते। विजयाराजे नहीं मानी। मां बेटे के रिश्तों में राजनीति ने दरार पैदा कर दी। तब से जयविलास पैलेस में विजयाराजे और माधवराव सिंधिया अलग अलग रहने लगे। इंदिरा गांधी ने माधवराव को संदेश लिखा, कहा अब कांग्रेस में आना ही पड़ेगा। 1980 में माधवराव कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव में माधवराव को जीत हासिल हुई तो दूसरी ओर विजयराजे सिंधिया इंदिरा गांधी से हार गई। 1980 के चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। हार के बाद जनता पार्टी बंट गई। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो विजयाराजे पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। इसी के बाद राजनीति ने मां बेटे को अलग कर दिया। 12 अक्टूबर 1980 को विजयाराजे के 60वें जन्म दिवस पर माधवराव की पत्नी माधवी राजे ने मुंबई में एक पार्टी रखी। विजयाराजे पार्टी में तो गईं, पर माधवराव को लेकर तुरंत बाहर आ गईं। वो माधवराव को लेकर सीधे अपने वकील के पास पहुंची। कहा, सिंधिया खानदान की पूरी जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए।
विजयाराजे और माधवराव के बीच कड़वाहट के पीछे थे राजमाता के राजनीतिक गुरु और सलाहकार सरदार आंग्रे। आंग्रे के घर पर हमले हुए तो माधवराव का नाम आया। मां से अलग होने के पीछे माधवराव हमेशा आंग्रे को जिम्मेदार बताते थे। आंग्रे साहब स्वभाव से थोड़े कठोर माने जाते थे, तो इसलिए अगर दोनों में कहीं ईगो का, माधवराव सिंधिया भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इस कारण दोनों के ईगो में कहीं क्लेश हुआ हो। ग्वालियर रियासत अब सिंधिया वंश में ही जंग का मैदान बन गई। 1984 में माधवराव ग्वालियर से चुनाव में खड़े हुए। बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी उनके सामने थे। नतीजे आए तो वाजपेयी 2 लाख वोटों से हार गए। अब तक जनसंघ और भाजपा का गढ़ रहा ग्वालियर सिंधिया का गढ़ बन गया। राजमाता सिंधिया ने कहा था कि सिंधिया परिवार की लाज आपके हाथ में है, आपके हाथ में प्रतिष्ठा है। तो इसका लोगों ने मतलब निकाला था कि आपको अटल जी को नहीं चुनना है, आपको सिंधिया खानदान को चुनना है। माधवराव का सितारा राजनीति के आसमान पर खूब चमक रहा था। राजीव के करीबी थे माधवराव सिंधिया। अचानक राजीव की मौत से कांग्रेस में उनकी हैसियत घटने लगी। 1984 में राजीव गांधी की सरकार में माधवराव रेल मंत्री बने। अपने अच्छे काम और राजीव के करीबी होने की वजह से माधवराव का रुतबा कांग्रेस में काफी बढ़ा। 1991 में राजीव की हत्या के बाद वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में सिविल एविएशन और मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। कांग्रेस में दिन ब दिन बढ़ती हैसियत की वजह से माधवराव को पार्टी में अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। सिंधिया जी थोड़े से ये जरूर हमसे कहते थे, कभी मिल जाते थे, कि मामा ये लोग हमें नहीं बनने देंगे पीएम ईएम कुछ भी, काफ़ी लोग बैठे हैं। जो डेथ नहीं होती तो वो आज जाने कहाँ पहुँचते। उनका था प्राइम मिनिस्टरशिप के नाम था, चल रहा था, लेकिन डेथ हो गई। सियासत के साथ साथ परिवार में भी माधवराव के दिन अच्छे चल रहे थे। 1993 में बेटा ज्योतिरादित्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री लेकर देश लौटा। अगले साल ज्योतिरादित्य की शादी प्रियदर्शिनी राजे से हो गई। 1995 में ज्योतिरादित्य पिता बने। सिंधिया वंश की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए घर में पोता आ चुका था। माधवराव की रूठी हुई मां विजयाराजे गिले शिकवे भूलकर अपने पड़पोते से मिलने के लिए जय विलास पैलेस आई थीं। हालांकि ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रह पाईं। माधवराव के राजनीतिक जीवन का सबसे खराब वक्त शुरू होने वाला था। चुनाव से ठीक पहले जनवरी 1996 में जैन हवाला कांड सुर्खियों में आया। जैन डायरी में माधवराव सिंधिया का नाम भी उन राजनेताओं के नाम के साथ लिया गया जिन पर गैर कानूनी तरीके से पैसे लेने का आरोप था। माधवराव को पता चला कि सीबीआई उनके खिलाफ केस तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने माधवराव को भरोसा दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोन पर यहां तक कहा कि वो माधवराव को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बात आई तो नरसिम्हा राव अपनी बात से पलट गए, यहां तक कि टिकट देने से इनकार कर दिया। उस वक्त ये बात उठी कि हवाला कांड की चार्जशीट में सिंधिया का नाम नरसिंह राव के कहने पर डाला गया था। टिकट न देकर उनके कांग्रेस में बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश हुई। 1998 में जब नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो माधवराव कांग्रेस में वापस लौटे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उनके काम से खुश होकर संसद में पार्टी के उपनेता की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। साल 2001 सिंधिया वंश का सबसे बुरा साल साबित हुआ। 25 जनवरी 2001 को राजमाता विजयाराजे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया।
मां के अंतिम संस्कार के खत्म होने पर माधवराव को एक और झटका लगा। विजयाराजे ने बेटे माधवराव और पोते ज्योतिरादित्य को अपनी अरबों की वसीयत से बेदखल कर दिया था। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे राजमाता साहब बहुत निराश हुए। तो राजमाता साहब की विल में था कि मेरा दाह संस्कार भी मेरा पुत्र ना करे। 8 महीने बाद माधवराव मां की मौत के गम से अभी उभरे भी नहीं थे कि सोनिया गांधी ने यूपी में 2002 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 30 सितंबर 2001 माधवराव कानपुर में रैली करके उसी दिन कुछ घंटों में दिल्ली वापस आने के लिए निकले। पहली बार वो अपनी पत्नी माधवी राजे को बाय बाय कहना भूल गए। माधवराव के साथ शीला दीक्षित और मणिशंकर अय्यर को भी कानपुर जाना था। शीला को बुखार था, इसलिए वो नहीं गई। 8 सीटर प्लेन सेस्ना में जगह नहीं थी, इसलिए मणिशंकर को माधवराव ने खुद ही अपने साथ आने से मना कर दिया। 12:59 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो उड़े। दोपहर 1:25 पर यूपी के मैनपुरी में माधवराव का प्लेन खराब मौसम में फंसा और क्रैश हो गया। सियासत में सिंधिया वंश का सबसे चमकीला सितारा डूब गया। 30 साल के ज्योतिरादित्य पर पिता की विरासत और सियासत दोनों की जिम्मेदारी आ गई। माधवराव के निधन के बाद खाली हुई गुना सीट पर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य को उतारा। वो 4 लाख के रिकॉर्ड वोट से जीते। माधवराव अपने वारिस को सियासत में तराश नहीं पाए, लेकिन विजयाराजे ने अपने सामने दोनों छोटी बेटियों वसुंधरा और यशोधरा को सियासत सिखाई और पढ़ाई भी। हमको बचपन से सिखाया गया है जनता के साथ किस तरीके से रहना, क्योंकि हम लोग तो छुटपन से ही यही काम करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे उनका काम ही दौरा करने का था। हम उनके साथ जाते थे, लोग से मिलते थे। वसुंधरा राजे की शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हुई थी। इसी वजह से 1984 में राजस्थान से वसुंधरा पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। अगले साल 1985 में धौलपुर से चुनाव लड़कर वो विधायक चुनी गई। 1985 से 1987 तक वसुंधरा राजे भारतीय राजस्थान युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष रहीं। 1998 में वाजपेयी मंत्रिमंडल में राजे विदेश राज्य मंत्री बनी। वसुंधरा के असल राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 2002 में। भैरों सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने से उनकी खाली जगह पर वसुंधरा को राज्य बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। शेखावत ने खुद वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सलाह दी। राजस्थान में कमल खिलाने के लिए वसुंधरा परिवर्तन यात्रा पर निकल पड़ी। वसुंधरा की परिवर्तन यात्रा को पर्यटन यात्रा कहकर खूब मजाक उड़ाया गया। बीजेपी में भी नेताओं को वसुंधरा पर बहुमत लाने का भरोसा नहीं था, लेकिन वसुंधरा की मेहनत रंग लाई। भारी जन समर्थन से वसुंधरा राजे 200 में से 120 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गईं, लेकिन 1 साल के बाद राजनीति पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। राजस्थान का सिंहासन सिंधिया वंश की बेटी के लिए कांटों का ताज बन गया। आरक्षण की आग की तपिश वसुंधरा तक पहुंचने लगी थी। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष से वसुंधरा ने जंग का ऐलान कर दिया। राज्य के गुर्जर अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पर आरोप लगने लगा कि उन्होंने मामले को संभालने में देर कर दी।
विवादों के भंवर में फंसी नई मुख्यमंत्री का साथ उनकी ही पार्टी ने नहीं दिया। 2008 में तो विधानसभा चुनाव के वक्त वसुंधरा और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह में ठन गई। मसला था टिकट का बंटवारा। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में वसुंधरा राजे के खेमे से सिर्फ 90 नेताओं को ही टिकट दिया गया। विधानसभा के नतीजे आए तो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वसुंधरा की राजनीतिक मुश्किलें कम नहीं हुईं। 2009 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वसुंधरा पर अब विपक्ष की नेता का पद छोड़ने का दबाव बढ़ा तो उन्होंने बगावत कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह से दिल्ली में मिलकर सफाई दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये वक्त वसुंधरा के लिए चुनौती भरा था। ऐसे में चुप रहना उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर कर सकता था। वसुंधरा राजे ने बगावत कर दी और पार्टी आलाकमान को पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली। महारानी ने दावा किया कि 79 में से 56 विधायक उनके साथ हैं। वसुंधरा ने धमकी दी वो अलग पार्टी बना लेंगी। महारानी का दबाव काम कर गया। अध्यक्ष नितिन गडकरी ने वसुंधरा की बात मान ली। उन्हें फिर से राज्य में पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को भारी बहुमत मिला। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 162 सीटें मिली। जनता ने वसुंधरा राजे को एक बार फिर सीएम की कुर्सी सौंप दी। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वसुंधरा राजे ने 2004 में लोकसभा चुनावों में ही अपने बेटे दुष्यंत सिंह को लोकशाही का तिलक लगा दिया था। दुष्यंत ने झालावाड़ बरन क्षेत्र से चुनाव जीता। बेटे के बाद वसुंधरा राजे ने बहू निहारिका सिंह को 2013 विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए निकाला। लोकशाही में सिंधिया वंश की कहानी विजया राजे, माधवराव, ज्योतिरादित्य या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया तक ही सिमटी नहीं है। विजया राजे की सबसे छोटी बेटी है यशोधरा राजे। यशोधरा राजे ने 1998 और 2003 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मैं यशोधरा राजे सिंधिया अभी वो मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। यशोधरा राजे भी धीरे धीरे अपने बेटे अक्षय सिंधिया को राजनीति में लेकर आ रही हैं। यशोधरा राजे ने अक्षय को 2009 लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क से बुलाया था। इस समय सबकी निगाहें सिंधिया वंश के एक चिराग पर सबसे ज्यादा टिकी हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य 2002 के बाद से अब तक पार्टी को हर बार गुना से जीत दिला चुके हैं। उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे पति के गुना शिवपुरी के संसदीय क्षेत्र में काफी दिलचस्पी लेती हैं। उनके दोनों बच्चे बेटा आर्यमन और अनन्य राजे पिता की सियासत को पास से देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य कांग्रेस में युवा नेताओं की टोली में शुमार हैं। राहुल गांधी की टीम के वो एक मजबूत सदस्य हैं। मनमोहन सरकार ने उन्हें ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। आजादी के बाद राजनीति में कई राजवंश आए। सिंधिया राजवंश ने न सिर्फ वक्त की नब्ज को पकड़ा, उसके रुख को भी अपनी तरफ मोड़ लिया। आज सिंधिया वंश की तीसरी पीढ़ी मैदान में है, नए जोश, नई सोच के साथ। देश के एक और बड़े राजनीतिक वंश की कहानी लेकर अगले हफ्ते में फिर आऊंगा। नमस्कार।